सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू संजीत बायोलॉजिकल वर्ल्ड वंस अगेन। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सर्दी जुकाम या फिर निमोनिया। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते लेक्चर में बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और ये लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है और उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और ये जो है आपके पूरा का पूरा NCERT ही है, हम बाहर से कुछ भी नहीं लिए हैं। तो चलिए हम छोटा सा एक मोटिवेशन देंगे, उसके बाद फिर लेक्चर स्टार्ट करेंगे। हाँ, उससे पहले कि आप सेल्फ मोटिवेटेड रहें, तब भी आपको ये मोटिवेशन असर करेगा, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला है। ठीक, तो देखिए क्या है कि कम वक्त आंसुए गम की इतना भारी होता है, कम वक्त आंसुए गम की इतना भारी होता है, जब अकेले में बहा लो तब पता चलता है, जब दिल को सुकून मिलता है। तो ये है आपका मोटिवेशन, स्टार्टिंग मोटिवेशंस। फिर हम लोग एंड में कुछ करेंगे। तो चलिए हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। और आप लेक्चर में बने रहें और ध्यान से देखें। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्त को भी शेयर करें। और चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, अब निमोनिया हम लोग को पढ़ना है, कॉमन कोल्ड और निमोनिया। तो सबसे पहले हम लोग निमोनिया पढ़ेंगे। निमोनिया एक पल्मोनरी डिजीज है। क्या है? पल्मोनरी डिजीज। पल्मोनरी डिजीज कहने का मतलब हुआ कि ये रिलेटेड है लंग्स से, यानी रिलेटेड टू लंग्स। ठीक ना? तो अब लंग्स में क्या होता है? अब देखते होंगे कि लंग्स में एल्वियोलाई होते हैं। उससे पहले क्या होता है? ट्रेकिया, फिर वही जा कर के दो ब्रोंकाई में चेंज होता है, वही फिर ब्रोंकाई जो है ब्रोंक्यूल्स में चेंज होता है, फिर ब्रोंक्यूल्स का सभी का एंड में, सभी ब्रोंकियल ट्री का एंड में आपको जो है कुछ ऐसे एयर सैक मिलेंगे, ऐसे करके। ठीक, तो ये एयर सैक को हम क्या कर रहे हैं? एल्वियोलाई कह रहे हैं। और ये मेनली क्या करता है कि गैसियस एक्सचेंज का काम करता है। एल्वियोलाई जो है मेनली आपको गैसियस एक्सचेंज का काम करता है, यानी हम लोग का बॉडी का जो है CO2, बॉडी से CO2 एल्वियोलाई को दे देता है, और बाहर से O2 जो है, बाहर से O2 हम लोग क्या करते हैं? एल्वियोलाई को दे देते हैं। ठीक, तो ये बात है, यही होता है। लेकिन क्या होता है कि निमोनिया का केस में, तो निमोनिया जो इन्फेक्शन किसके द्वारा होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या फिर हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा के द्वारा। तो इसमें क्या होता है कि अब देख लीजिए, ये ऐसे करके हम बना दे रहे हैं। ये मान लीजिए आपका एल्वियोलाई है, और इस एल्वियोलाई के बीच में आपको इंटर एल्वियोलर स्पेस दिख रहा है। एक मिनट, इस बीच में देख लीजिए, इस ये जगह जो है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटर एल्वियोलर स्पेस कहते हैं। तो अब जैसे हम लोग का जो है एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो इस गैप में जाता है, और इस गैप से फिर क्या होता है? इसमें डिफ्यूज होता है एल्वियोलाई में। लेकिन निमोनिया के केस में क्या होता है? इस बैक्टीरिया के द्वारा क्या होता है कि ढेर सारे सिक्रेशंस हो जाता है। वो सिक्रेशंस क्या करता है कि इस O2 का एक्सचेंज को हिंडर करता है, ऑब्स्टेकल प्रोवाइड करता है, जिसके वजह से क्या होता है कि कंप्लीटली एक्सचेंज नहीं हो पाता गैस का। ठीक ना? तो ये गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, इसके वजह से क्या होता है कि ढेर सारे सिम्टम्स देखने को मिलता है पेशेंट में। क्या? फीवर आता है, फिर फीवर आता है तो फीवर के साथ उसको ठंडा लगेगा, चिल्ड फीवर। फिर कफ यानी कि खांसी बहुत ज़्यादा होगा। खांसी के साथ साथ क्या होता है कि माथा दर्द रहेगा उस पेशेंट को। और अगर सीवियर केस में बढ़े हम, तो सीवियर केस में क्या होता है कि पेशेंट का लिप्स और नेल्स जो है वो ग्रे टू ब्लूइश में चेंज हो जाएगा। आपको पता है ब्लू बेबी सिंड्रोम के बारे में? इससे पहले आप लोग 10th में पढ़े होंगे, या नहीं पढ़े तो मेरा लेक्चर आप देख सकते हैं, उसमें हम बताए हुए हैं। तो क्या होता है कि बॉडी में जब कार्बन डाइऑक्साइड का एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है और लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो इसके वजह से क्या होता है कि बॉडी का कलर जो है ब्लूइश हो जाता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो यही बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि सीवियर केस में क्या होता है? लिप्स और नेल्स जो है ग्रे टू ब्लूइश में चेंज हो जाता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर
एल्वियोलाई दिया गया और प्रत्येक एल्वियोलाई के बीच में यहाँ पर तो देखिए ये कम स्पेस दिखाया गया है, जूम करके नहीं दिखाया गया, तो उस बीच में देख लीजिए आपको यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस का कुछ नंबर दिखाया गया, ढेर सारे स्ट्रेप्टोकोकस, ये जो रेड रेड रॉड शेप देख रहे हैं ये सभी के सभी स्ट्रेप्टोकोकस ही हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर कॉमन, अब एडल्ट में अगर निमोनिया होगा तो उसमें कॉमन सिम्टम्स क्या आ सकते हैं, तो ये पिछले बार जो पढ़े थे पिछले स्लाइड में वही है, लेकिन यहाँ पर फिगर के साथ एक बार अगर देख लेते हैं तो कुछ ज़्यादा समझ में आता है। क्या होगा कि फीवर आएगा, फीवर लेकिन कैसा आएगा, चिल फीवर आएगा, ठीक। अब देखिए प्रोडक्टिव फ्रीक्वेंट कफ, प्रोडक्टिव फ्रीक्वेंट कफ का मतलब होता है कि लगातार होगा, लगातार, और वो भी जोर जोर से कफ होगा, कहने का मतलब खांसी बहुत ज़्यादा होगा। फिर स्वेटिंग होगा, फिर चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी सांस लेने में बहुत तकलीफ होगा, परेशानी होगा, फैटिग एंड मसल्स एक, अब कोई भी काम नहीं करेंगे तो भी आप थक जाएंगे और बॉडी का हर एक मांसपेशी दर्द करेगा, खास करके चेस्ट रीजन में, क्योंकि आपका लंग्स कहाँ पर है आपको पता ही है कि चेस्ट में है, समझे। तो चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर देख लीजिए नॉर्मल एल्वियोलाई के बीच में स्पेस देख लीजिए, और यहाँ पर देख लीजिए इन्फ्लाम्ड यानी कि जो सूजन है एल्वियोलाई में उस बीच में देख लीजिए। अब नॉर्मली एक बात समझिए, आपका बॉडी नॉर्मल है तो अब देख लीजिए कितना अच्छा लगता है, लेकिन सूजन हो जाने के बाद क्या होता है कि कुछ चेंजेस होता है शेप में। अगर यहाँ सूजन हो जाए तो क्या होगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ प्रोट्यूबरेंस टाइप का दिखता है। तो वही बात है कि अब देख लीजिए यहाँ पर एल्वियोलाई का साइज बढ़ जा रहा है इन्फ्लामेशन की वजह से, तो इंटरस्टिशियल गैप जो है वो कम हो जा रहा है, इंटर एल्वियोलर गैप जो है वो कम हो जा रहा है, और दूसरी बात कि उस गैप में फ्लूइड भर जा रहा है, उस जिसके वजह से क्या हो रहा है कि गैसियस एक्सचेंज में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलिए देखते हैं इसका सिम्टम्स ऑफ निमोनिया, फिर वही चीज़ है लेकिन यहाँ पर फिर से फिगर है। हाई फीवर रहेगा, कफ एंड समटाइम्स विथ येलो ग्रीन और ब्लडी म्यूकस। हाँ, इसमें जो आपको कफ निकलेगा है ना, खांसी करने के बाद तो कफ निकलता है, उस कफ का कलर कैसा होगा, आपको येलो दिख सकता है, ग्रीन दिख सकता है, और कभी कभी उसमें म्यूकस में ब्लड आएगा आपका, तो ये निमोनिया का कारण है। फिर टायर्डनेस तो होना ही है, टायर्डनेस होगा। फिर रैपिड ब्रीथिंग ऑफ और हार्ट रेट, अब जल्दी जल्दी ब्रीथ कीजिएगा क्योंकि आपका ऑक्सीजन जो है बहुत कम पहुंच रहा है बॉडी और टिश्यू को, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, ब्रीथ करेंगे, तो इसके वजह से क्या होगा कि हार्ट रेट बढ़ेगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, स्वेटिंग एंड चिल्स, चेस्ट और एब्डोमिनल पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख भी नहीं लगेगा इस समय, और क्या होगा, स्किन ब्लूइश स्किन, लिप्स एंड नेल्स, तो ये सब होता है। और दूसरा क्या कहा गया है, कंफ्यूजन और अल्टर्ड मेंटल स्टेट, इस समय आप एक तरह से क्या कहते हैं, बेचैनी टाइप का होता है, और इस वजह से आपको कुछ क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये सब चीज़ कुछ समझ में नहीं आता, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये सब कुछ समझ में नहीं आता। तो चलिए देखते हैं आगे। अब हम लोग ये देखते हैं कि निमोनिया का रिस्क फैक्टर क्या है, कैसे निमोनिया मतलब इन्फेक्ट करता है किसी पर्सन को, या किसी पर्सन को कैसे निमोनिया हो जाता है। तो इसके लिए रिस्क फैक्टर देखा जाए, अ हेल्दी पर्सन एक्वायर्ड द इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट और एरोसॉल्स रिलीज्ड बाय इन्फेक्टेड वंस। अब देख लीजिए, तो इस कैसे हो सकता है, अगर हेल्दी पर्सन में बात कर, एक हेल्दी पर्सन को निमोनिया कैसे हो सकता है, मान लीजिए वो इन्फेक्टेड पर्सन के पास गया, वहाँ पर ढेर सारे बात कर रहा, और इन्फेक्टेड पर्सन जो होगा वो बार बार क्या करेगा कि खांसी करेगा, और खांसी के साथ कुछ ना कुछ ड्रॉपलेट्स बाहर आता ही है, और वो ड्रॉपलेट क्या करेगा, वो इनहेल हो जाएगा उस इनहेलेशन के वजह से, या फिर एरोसेल्स एक केमिकल्स है, ठीक ना, तो उसके वजह से क्या होता है, वो अगर आप बहुत ज़्यादा इनहेल कर लिए तो जिसके वजह से भी आपको निमोनिया हो सकता है। फिर शेयरिंग ग्लास यूटेंसिल्स विथ इन्फेक्टेड पर्सन, अब मान लीजिए किसी को निमोनिया है, उसके साथ आप क्या कर रहे हैं कि ग्लास शेयर कर रहे हैं या फिर कोई भी बर्तन शेयर कर रहे हैं, तो इसके वजह से ये भी एक कारण है निमोनिया होने का या फैलने का। और ढेर सारे हैं बैक्टीरियल डिजीज़, तो उन सबको पढ़ना नहीं है, बस नाम जान लीजिए, जैसे डिसेंट्री है, प्लेग है, डिप्थेरिया है। तो आप देखते होंगे आजकल जो है बचपन में ही लग जाता है डीपीटी का सुई, डीपीटी, डिप्थेरिया, पोलियो, परचुरेसिस, अच्छा टेटनस, डिप्थेरिया, इसको परचुरेसिस कहते हैं, और ये टेटनस हो गया। तो यानी ये जो है फर्स्ट 5 ईयर में ये इंजेक्शन लग जाता है, ये वैक्सीनेशन हो जाता है।
लाइट चली गई, तो अब लाइट आ चुका है तो देख लेते हैं। अब देख लीजिएगा, शुरू में जैसे कि चाइल्ड बर्थ होता तो उस समय क्या लग जाता कि बीसीजी का वैक्सीन लग जाता आपका, समझे। तो ये बीसीजी जो है बहुत सारे बीमारी को ये कर देता, मतलब इनहिबिट कर देता इन्फेक्शन करने से। तो पहले ये सब नहीं लगता था, तो इसीलिए देखते होंगे कि बच्चे में पोलियो हो जाता था। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, क्योंकि जो काम का है उतना ही जानेंगे हम, उससे ज़्यादा जाएंगे नहीं। अब देख लीजिए कॉमन कोल्ड के बारे में जानते हैं। तो यहाँ से हम लोग का इससे पहले जो था ये निमोनिया यहाँ पर ख़त्म होता है, और अगर कोई प्रॉब्लम अगर लगे आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए हम बताने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कॉमन कोल्ड, यानी कॉमन कोल्ड को क्या कहते हैं, सर्दी या जुकाम जो कहिए। तो चलिए देखिए, ये एक वायरल इन्फेक्शन है। कॉमन कोल्ड जो है एक वायरल इन्फेक्शन है, कॉज्ड बाय राइनो वायरस। किसके द्वारा होता है, राइनो वायरस। कौन सा वायरस, राइनो वायरस। अब किसको इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्ट URTI, यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि अपर पार्ट को ही करेगा। और लोअर के हैं तो लोअर में लंग्स आ जाता है, तो लोअर पार्ट को इन्फेक्ट नहीं करता। ये जनरली किसको इन्फेक्ट करता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्शन करता है, जैसे कि नोज, रेस्पिरेटरी पैसेज, नॉस्ट्रिल जिसको कहते हैं, बट नॉट द टू द लंग्स, यानी लंग्स को इन्फेक्शन नहीं करता, बस अपर रीजन में रहता कॉमन कोल्ड। तो सिम्टम्स इसका क्या होता है, नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज। अब देख लीजिए इस समय क्या होगा कि नाक जाम रहेगा, नाक जाम के साथ साथ क्या होगा कि इससे म्यूकस भी आएगा, म्यूकस भी बाहर निकलता है। अब उसको सब जानते हैं अपने भाषा में या देहाती भाषा में क्या कहते हैं, सब जानते हैं, बोलना जरूरी नहीं है। शोर थ्रोट, गले में क्या होगा कि खराश टाइप का होगा, हॉर्नेस होगा, कफ, खांसी बहुत ज़्यादा होगा, हेडेक, स्वाभाविक सी बात है, नाक जाम है तो यहाँ पर होगा ही। अब हेडेक होगा, फिर टायर्डनेस होगा, और ये सबसे बड़ी बात है कि अगर आप इसमें दवाई नहीं भी लें, ट्रीटमेंट नहीं भी कराएं, तो 1 सप्ताह के अंदर ठीक हो जाता। यहाँ पर तो जनरली टाइम दिया है 3 to 7 डेज, तो जरूरी नहीं कि 7 दिन लगे, 2-3 दिन, 2 दिन में भी खत्म हो जाता है, या 3 दिन में, यानी तो एक्सेस है 7 दिन। हाँ, अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो आपको चेक करवाना जरूरी है। तो समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं कोई दूसरा चीज़ का इन्फेक्शन हो सकता है। ये रहा आपका सिम्टम, देख लीजिए यहाँ पर कफिंग हो रहा, यानी खांसी करता हुआ दिख रहा है यहाँ पर कोई व्यक्ति। अब देख लीजिए सिम्टम्स, क्या सिम्टम्स ऑफ निमोनिया क्या होगा। अच्छा, यहाँ भी सिम्टम्स ऑफ निमोनिया हो गया, चलिए ये नहीं पढ़ना हमको, वो तो पहले पढ़ चुके थे। अब देख लीजिए रिस्क फैक्टर फॉर कॉमन कोल्ड क्या है, ड्रॉपलेट रिजल्टिंग फ्रॉम कफ एंड स्नीज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन्स। अब कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, मान लीजिए वो कफिंग कर रहा, छींक रहा, खांसी कर रहा है या छींक रहा, तो आपको पता ही है कि कुछ ना कुछ फ्लूइड निकलता है उसके साथ, कुछ ना कुछ ड्रॉपलेट निकलते हैं। उस ड्रॉपलेट्स को आप क्या करते हैं कि इनहेल कर लेते हैं, वो तो हवा में आ जाता, और हवा तो आप इनहेल करते हैं, इनहेल किए उसके वजह से आ गया आपको। और दूसरा तरीका क्या है, कुछ कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट से भी ये फैलता है। अब मान लीजिए जो इन्फेक्टेड पर्सन है, मान लीजिए किसी को सर्दी खांसी हुआ, अब वो जिस बोतल से पानी पी रहा, आप भी वो बोतल यूज करना चाहते तो आपको भी हो सकता है। अब जो जिस पेन को इन्फेक्टेड पर्सन यूज कर रहा, वो पेन आप भी यूज कर रहे हैं, तो आपको भी हो सकता है। जो बुक वो पढ़ रहा, वो आपको पढ़ना है लेकर के, तो सोच लीजिए कि ये शेयरिंग के साथ साथ ये भी शेयर हो जाता है, ठीक। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखना चाहिए सर्दी के समय में। क्या हो सकता है, अगर आप पेन, बुक, कप, डोर नॉब, कंप्यूटर कीबोर्ड और माउस, ये सब चीज़ अगर इन्फेक्टेड पर्सन का छू रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि उसके बाद जो है हाथ बढ़िया से धोएं, सैनिटाइज करें, ताकि आपको ना हो सके, ठीक ना। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो यही था इसका रिस्क फैक्टर, और कुछ नहीं है। अब देख लीजिए कि टिप्स टिप्स क्या दें, आप तो टिप्स जानते ही हैं, फिर भी बता दे रहे हैं कि कैसे बचना है, कॉमन कोल्ड को फैलने से कैसे बचें, या फिर कॉमन कोल्ड फैल रहा है उससे हम लोग कैसे बचें। तो अब देख लीजिए, ये कोई भयावह नहीं है, ये नहीं कह सकते कि डेंजरस बीमारी है, नॉर्मली हो जाता है। तो क्या टिप्स है, हाथ
वॉश हैंड फ्रिक्वेंटली, हाथ धोते रहिए। डिसइंफेक्ट कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट एंड सरफेसेस, हाँ अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन का कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो उसको डिसइंफेक्ट कर दीजिए, कहने का मतलब उस पर सैनिटाइज कर दीजिए उसको। फिर अवॉइड टचिंग योर फेस, और बार बार अपने चेहरे को ना छुए इन्फेक्टेड पर्सन के पास। ऑलवेज कवर माउथ एंड नोज व्हेन स्नीजिंग एंड और कफिंग, तो हर हमेशा क्या करें, जब कफिंग करें या मतलब खांसी करें या फिर छींकें, तो इस समय क्या करें, मुंह के पास हाथ रखें या फिर रुमाल रखें। तो ये कोरोना का जो प्रोटोकॉल्स था सेम टू सेम यही है, तो उसमें भी लगभग यही सिम्टम्स आता था, लेकिन वही था कि वो क्रोनिक था, ज़्यादा देर के लिए रह जाता था, जिसकी वजह से क्या होता था कि लंग्स में कंजिस्ट, अब देख लीजिए फिर वही निमोनिया का केस हो जाता था, निमोनिया भी हो जाता था उसमें। तो यही बात है। अब आइसोलेट योर सेल्फ अंटिल सिम्टम्स हैव पास्ट, और अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप अपने आप को क्या करें कि अलग कर लें सबसे, ताकि आपके वजह से किसी और को ना फैले। जब तक सिम्टम्स रह रहा है और फिर सिम्टम्स खत्म हुआ तो आप सबके साथ रह सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप अपने आप को आइसोलेट करें, मन आप पे डिपेंड करता है। अगर आप प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको आइसोलेट करना हो। अब देख लीजिए होम रेमेडीज़ क्या है, यानी कि घरेलू उपचार क्या है इससे बचने का, सर्दी से बचने का। अब डिकंजेस्टेंट यूज़ करना। अब डिकंजेस्टेंट याद रहे कि ये सिर्फ और सिर्फ एडल्ट के लिए होता है। क्या होता है कि स्प्रे होता है या ड्रॉप होता है, जिसको क्या करते हैं कि हम लोग एक तरह से ये वेसोडायलेटर है। आप क्या करते हैं कि नाक के पास ऐसे मारते हैं इस स्प्रे को, तो आपका क्या होता है कि नाक फ्री हो जाता है। तो एक इन्हेलर भी आता है जिससे कि आप सूंघते हैं, मतलब इन्हेल करते हैं, सूंघते हैं, तो क्या होता है कि आपका नाक फ्री हो जाता है कुछ देर के लिए, तो वही काम करता है, ये भी डिकंजेस्टेंट भी यही काम करता है। तो ये भी सिर्फ और सिर्फ एडल्ट के लिए है, याद रहे। फिर एंटी हिस्टामिनिक का मतलब ये हुआ कि हिस्टामिन जो हम लोग का बॉडी में एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो अगर आपको एलर्जी से हो रहा है तो आप एंटी हिस्टामिन ड्रग ले सकते हैं। तो सिट्राजिन बहुत ज़्यादा नामी है इसके लिए, सिट्राजिन यूज होता है इसके लिए, लेकिन याद रहे कि ये भी एडल्ट के लिए है, बच्चे आप लोग ना लें। फिर साल्ट वाटर गार्गल, हाँ आप देखते होंगे बड़े बुजुर्ग कहते हैं क्या कि अगर सर्दी होता है तो आप क्या करें, गर्म पानी में नमक डाल करके क्या करना, गार्गल करना कुछ देर तक। फिर नॉन स्टेरॉयडल एंटी एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग आप ले सकते हैं, लेकिन ये भी एडल्ट के लिए है। हाँ, और पानी पिए, पानी बहुत ज़्यादा पिए, लेकिन वो भी कैसा, गर्म पानी होना चाहिए। और वेपर रब, वेपर रब क्या होता है कि आजकल विक्स टाइप का कुछ आता है, उसको गर्म पानी में दीजिए और उसका वेपर को इनहेल कीजिए, तो इसके वजह से क्या होगा कि आपका नेजल कंजेशन जो है वो खत्म हो जाएगा और आप सांस बढ़िया से ले सकते हैं। और आपको बता दें कॉमन कोल्ड जो है ये सिर्फ और सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ही इन्फेक्ट करता है, और होता किसके वजह से, रेनो वायरस की वजह से। अब क्या करना है, लॉट्स ऑफ रेस्ट, बहुत ज़्यादा रेस्ट करनी है आपको। हाँ, अब जिंक लोजेंस लेना है, या फिर इनेका का यूज़ कर सकते हैं। वार्म बाथ, हाँ आप अगर स्नान करते रहिए साफ रहेगा, तो लेकिन गर्म पानी से स्नान करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक ना। तो ये है। और तो अब तो सब चीज़ बता ही दिए। नॉर्मली इसमें देख लीजिए कि एंटीबायोटिक काम नहीं आता इसमें, क्योंकि आपको पता है कि वायरल है, वायरल इन्फेक्शन पे एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता। हाँ, लेकिन आपको लग रहा है कि किसी बैक्टीरियम का या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन से हुआ तो आप एंटीबायोटिक ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर से चेक कराने के बाद अपने मन से कुछ नहीं लीजिएगा। सो थैंक यू, आज का लेक्चर तो यहीं तक रहेगा, लेकिन कोशिश करते हैं कि एक जो है आप लोग के चाहने वाले, क्या कहते हैं, आप लोग चाहते होंगे ऐसा शायरी सुनने के लिए, या आप लोग को बहुत अच्छा लगता होगा, तो चलिए आप लोग के लिए एक शायरी सुना देते हैं, लेकिन कमेंट नहीं करते कि आप लोग को लगता कैसा है। तो चलिए बोलते हैं क्या, ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, किसी शायर का ही है, बोलना चाहेंगे। सब कुछ बताया जाए तो अच्छा रहेगा, सब कुछ बताया जाए तो अच्छा रहेगा, और कुछ ना छिपाया जाए तो अच्छा रहेगा, और कुछ ना छिपाया जाए तो अच्छा रहेगा। और अदालत सजी है तेरे मोहल्ले में तो कोई गिला नहीं, और अदालत सजी है तेरे मोहल्ले में
तो कोई गिला नहीं, गवाह मेरे मोहल्ले से भी बुलाया जाए तो अच्छा रहेगा। मुझ पर तोहमतें लगी है तेरी गली से गुजरने का, मुझ पर तोहमतें लगी है तेरी गली से गुजरने का, रास्ता तेरा भी बताया जाए बाजार जाने का तो अच्छा रहेगा। तो बताइएगा कैसा लगा। ठीक, तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।